आप सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। कल हम लोगों ने संधिवात के बारे में चर्चा की थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। आज पैंक्रियाज के बारे में जानेंगे। पैंक्रियाटाइटिस क्या है, लेकिन उसके पहले पैंक्रियाज को समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए पैंक्रियाज के बारे में आज चर्चा करेंगे। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी का प्रश्न है। उनका एक पेशेंट है, 39 इयर्स, फीमेल है। मेंसेस बंद हो गई हैं, पीरियड्स बिल्कुल बंद हैं, उदर में भारीपन लगाता है और एड़ी में वेदना होती है। ये मेनोपॉज का कंडीशन भी हो सकता है। कई बार 39, 40, 41, 42 ईयर्स में भी मेनोपॉज हो सकता है। फिर भी आप चूँकि उदर में भारीपन भी है, एड़ी में दर्द है, तो ऐसे पेशेंट को आप विरेचन करा दीजिए। विरेचन के लिए त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान, सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक, फिर 3 दिन स्वेदन और फिर विरेचन दे दीजिए। विरेचन में कुटकी 30 ग्राम, त्रिव्रत 30 ग्राम, छोटी हरण 30 ग्राम, अमलतास 30 ग्राम, इनका काढ़ा बना दीजिए 100 ml, और इसमें 30 to 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन के लिए दे दें। बहुत क्रूर कोष्ठी हो तो इच्छाविधि रस भी मिला दें। इसके बाद इसमें लेखन वस्ती देवें। विरेचन के 9वें दिन से लेखन वस्ती मैंने कई बार बताया है आपको। त्रिफला, नागरमोथा, सुंठी, वायुविडंग, गिलोय 30-30 ग्राम लेकर के 1200 ml पानी डालिए, 300 ml शेष रहने तक पका लीजिए, फिर छान लीजिए। 50 ml गोमूत्र या गोमूत्र अर्क, शहद 50 ml, सेंधो 5 ग्राम, युवक्षार 10 ग्राम। ये लगभग 16 बस्तियाँ आप दीजिए। साथ साथ में रजह प्रवर्तनी भटी 2-2 गोली दिन में 3 बार। शिवाक्षार पाचन चूर्ण भोजन के 1 घंटे बाद दोनों टाइम गर्म पानी के साथ। हिंगोष्टक चूर्ण भोजन के पूर्व प्रथम कवल में लेना चाहिए, घृत के साथ लेना चाहिए। दोनों टाइम 1-1 चम्मच करीब 5 ग्राम की मात्रा में लें। इसके अलावा सलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, सूत सेखा रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 मात्रा या दिन में 3 मात्रा पेशेंट में दीजिए। एड़ी में दर्द है तो इसमें अग्निकर्म करें। अग्निकर्म से इसमें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अग्निकर्म यदि संभव न हो तो जलौ का उच्चारण करें, उससे भी लाभ मिलेगा। तीसरा, इसमें उपनाह करें, लेप लगाएं। लेप के लिए दशांग लेप 20 ग्राम और 10 मूल द्रव्य के चूर्ण 20 ग्राम, आधा कप पानी, 2 चम्मच नारायण तेल, 1 चम्मच घृत, इनको डाल करके लेप तैयार करें और इस लेप को एड़ी में लगा के बांध दें। इसके अलावा कैशोर गुग्गुलू, महायोगराज गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। लोकल अभ्यंग भी कर सकते हैं सैंधवादी तैल से। अभ्यंग करने के बाद 1 बाल्टी लें, आधा बाल्टी पानी गर्म भर लें और उसमें थोड़ा 1 चम्मच नमक डाल दें। मालिश करने के बाद सैंधवा तैल से मालिश करें एड़ी प्रदेश में, और पानी में डुबो कर पैर को रखें। हाथों के द्वारा अभ्यंग भी करते जाएं। इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होता है।
तो इस तरीके से ये विधिवत आप ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर मनोरंजन साहू, इन्होंने एक क्लासिकल प्रश्न पूछा है, जो हम वस्ती कोर्स देते हैं, कर्म वस्ती, काल वस्ती और योग वस्ती, उसमें कितनी कितनी वस्तियां होती हैं। मान लीजिए कर्म वस्ती देते हैं तो कितनी आस्थापन, कितनी अनुवासन, योग वस्ती देते हैं तो कितनी आस्थापन, कितनी अनुवासन, या काल वस्ती देते हैं तो कितनी अनुवासन, कितनी आस्थापन, ये पूछा है। चरक ने कर्मवस्ती, कालवस्ती और योग वस्ती, इन 3 कोर्सों का वर्णन किया और ये भी कहा है जो पंचकर्म की प्रैक्टिस प्रारंभ कर रहे हों, वो उन्होंने एक सिद्धांत बता दिया कि यदि पेशेंट तैयार है काउंसलिंग के माध्यम से, और रोग बहुत क्रॉनिक है, बहुत पुराना है, तो 30 वस्तियों का कोर्स दीजिए। 30 वस्तियों कोर्स को कर्मवस्ती कहा है। कालवस्ती, 16 वस्ती के योग को कालवस्ती कहा है, और 8 वस्ती देने पर इसको योग वस्ती कहा है। तो कर्म में 30, कालवस्ती में 16 और योग वस्ती में 8 वस्ती देने का प्रावधान है। अब कैसे देना ये थोड़ा समझ लें। मान लीजिए आप कर्मवस्ती दे रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। पहले एक अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन क्रमशः 12-12 और अंत में 5 अनुवासन। देखिए, पहले एक अनुवासन और फिर अनुवासन आस्थापन 12-12, तो 12 दूनी 24, 1 25 पहले जो लगाई, और लास्ट में 5 अनुवासन बस्ती। इस तरीके से 30 बस्ती लगाना चाहिए। यानी मतलब यह हुआ कि प्रारंभ में 2 अनुवासन हुई और अंत में 5 अनुवासन। ये आपको ध्यान में रखना है। कालवस्ती में पहले अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन 6-6, तो 6 दूनी 12, 1 13 और लास्ट में 3 अनुवासन, तो 13, 14, 15, 16, ऐसी 16 वस्तियों को कोर्स हुआ। योग वस्ती देना है तो पहले एक अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन क्रमशः 3-3, तो 3 दूनी 6, पहले एक अनुवासन दिया तो 7 हुई और लास्ट में एक अनुवासन। इस प्रकार 8 वस्ती। कहने का तात्पर्य है कि प्रारंभ में 2 वस्तियां अनुवासन देते हैं और लास्ट में यदि कर्मवस्ती है तो 5 अनुवासन, कालवस्ती है तो 3 अनुवासन और योग वस्ती है तो 1 अनुवासन लास्ट में दी जाती है। अगर इसका हम कई बार एकांतर क्रम से देना है तो हम हमेशा ये याद रखते हैं कि पहले अनुवासन, फिर अनुवासन, फिर अनुवासन, फिर आस्थापन, ऐसा। लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पहले 2 अनुवासन देनी पड़ेंगी, तब वो कैलकुलेशन बरोबर आता है। इस तरह से यदि कर्मवस्ती आप दे रहे हैं तो इसमें आस्थापन वस्तियों की संख्या 18 होती है, 18 अनुवासन वस्ती की मात्रा और 12 वस्तियां आस्थापन होती हैं। यह है कर्म वस्ती में। उसी प्रकार यदि काल वस्ती दे रहे हैं तो 6 आस्थापन और 10 अनुवासन। योग वस्ती दे रहे हैं तो 3 अनुवासन और 5 स्थापन। कहने का तात्पर्य है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, योग वस्ती यदि दे रहे हैं तो 3 आस्थापन और 5 अनुवासन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कर्म वस्ती दे रहे हैं तो 12 आस्थापन वस्ती और 18 अनुवासन वस्ती। काल वस्ती दे रहे हैं तो 6 आस्थापन और 10 अनुवासन। योग वस्ती दे रहे हैं तो 3 वस्ती आस्थापन और 5 वस्ती अनुवासन। इस तरीके से
हम संख्या निर्धारित कर सकते हैं। अब ये जो प्रारंभिक जो प्रैक्टिस करते हैं पंचकर्म की, उसके लिए है ये सिद्धांत, और यह भी कहा है कि ये अल्प बुद्धि वालों के लिए है। बुद्धिमानों के लिए निश्चित नहीं है कि इस क्रम से ही दिया जाए। सिद्धांत यह है कि लगातार अनुवासन नहीं देना है, क्योंकि लगातार यदि अनुवासन देंगे तो कफ की वृद्धि हो सकती है, और लगातार निरूह या स्थापन अवस्था भी नहीं देना है, क्योंकि लगातार निरूह देने से वायु की वृद्धि हो सकती है। इसलिए ये क्रम का उल्लेख आचार्यों ने किया है। लेकिन जैसे अब प्रमेह रोग है, कृमि रोग है, स्थूल रोग है, इसमें तो अनुवासन वर्जित है, अनुवासन नहीं देना है। उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूलाश मानवाह अवश्यम स्थापना स्याति नानुवास कथंचन। कृमि रोग है, इसमें भी अनुवासन नहीं देना है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा अनुवासन देने से कफ की वृद्धि न हो। इसलिए ऐसे रोगों में जिसमें अनुवासन निषिद्ध है, उसमें पहले एक अनुवासन दे दीजिए और फिर आस्थापन ही लगातार दीजिए। मान लीजिए 5 आस्थापन अवस्थी दी, निरूह अवस्थी दी, 5 अवस्थी देने के बाद पेशेंट शिकायत करता है गुदा में दर्द है, गुदा में चुनचुनाहट हो रही है, तो ये वात की वृद्धि है, ऐसा समझकर अनुवासन आप बीच में दे सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक अनुवासन दिया तो फिर आस्थापन अनुवासन क्रमशः आपको देना है। सामान्यतः प्रथम अनुवासन देना चाहिए और लास्ट में एक अनुवासन दे दें। बीच में यदि आवश्यकता पड़े तो अनुवासन देवें। तो अकॉर्डिंग टू डिसीज हमें तय करते हैं कि कितनी अनुवासन देना है, कितनी आस्थापन देना है। जैसा मैंने बताया, स्थूल रोग में निरूह वस्ती ही ज़्यादा देना है, लेखन वस्ती ही देना है, इसमें अनुवासन नहीं देना है। लेकिन वायु की वृद्धि न हो, रोगियों को कष्ट न हो, तो प्रथम अनुवासन दे दीजिए और लास्ट में एक अनुवासन दे दीजिए। कौन कौन से रोग? उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूलाश मानवाहा अवश्यम स्थापना स्याति नानुवासस्य कथंचन। तो ये सिद्धांत आपको याद रखना चाहिए जब वस्ती क्रम आप देते हैं। अरुण शर्मा क्रॉनिक आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। मुझे लगता है ये ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि आर्थराइटिस तो कई प्रकार का है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउट, कई प्रकार का है। अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो कल इसके बारे में बहुत बृहद चर्चा हो चुकी है। चूँकि ये डिजेनरेशन से होता है, सीनियर सिटीजन्स को होता है, 55 साल के ऊपर के व्यक्तियों को संधिवात या ऑस्टियो आर्थराइटिस रोग की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जो साइनोवल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड रहता है, साइनोवल फ्लूइड, वो एजिंग फैक्टर के कारण सूख जाता है, जिसकी वजह से चलने में, उठने बैठने में, अस्थियों में घर्षण होता है। तो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है। इसमें वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन, जानुवस्ती, जानुधारा और पत्रपिंड श्वेत, इसका विस्तृत वर्णन मैं कल कर चुका हूँ। नहीं तो आपके पास मेरी किताब होगी, उसमें आप देख सकते हैं। जानुवस्ती दशमूल तैल से, सहचर तैल से, अश्वगंधा बलारी तैल से, जानुधारा भी इसी तैल से कर सकते हैं। तो कम से कम 11 दिन जानुवस्ती, 11 दिन शिरोधारा, जानुधारा, और पत्रपिंड हमेशा करें, फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत। इससे ऑस्टियो आर्थराइटिस में लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसमें अनुवासन वस्ती का रोल अच्छा है। दशमूल तैल की अनुवासन या मुरुवन्ना तैल या धन्वंतरी तैल 30 ml में थोड़ा से नमक डाल दें, सेंधा नमक, और भोजन के बाद ये वस्ती देवें। लगातार 11 वस्ती से 21 वस्ती तक आप दे सकते हैं। इसके अलावा सिद्ध वस्ती, युक्त रथ वस्ती, माधु तैलिक वस्ती का भी संधिवात में अच्छा रोल है, इसका भी प्रयोग आप करें। अश्वगंधा 100 ग्राम, 50 ग्राम शुंठी और पिपली 25 ग्राम, इन तीनों को मिला लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ या दूध के साथ सेवन कराएं।
औषधि योगों में प्रवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्र 250 मिलीग्राम और महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ बना करके दिन में 2 बार दें ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और यदि आम वात हो, रिमेटॉइड हो, तो वहाँ पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम चेंज हो जाएगा। पहले आप दीपन पाचन पंचकोल काढ़े से दे देवे 3-4 दिन या 5 दिन। उसके बाद आभ्यंतर स्नेहपान करें त्रिफला घृत के द्वारा या मूर्छित तिल तैल से। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने के बाद 3 दिन स्वेदन कराएं, फिर विरेचन करा दें। अब विरेचन के 9वें दिन से वस्ती प्रारंभ करें। वस्ती में पंचकोल क्षार वस्ती या वैतरणी वस्ती, इसका प्रयोग करें। इसके बारे में कई बार मैं डिटेल चर्चा कर चुका हूँ। 16 वस्तियों का कोर्स जरूर देवें। औषधियों में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ देवें। इसके अलावा महारासनादिक्वाथ 20 ml और 10 ml कैस्टर ऑयल मिला करके भोजन के आधा घंटे बाद दोनों टाइम सेवन रोगी को कराएं। इससे निश्चित रूप से आम वात में लाभ होगा। यही लगभग चिकित्सा गाउट की भी होती है। गाउट भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, वो छोटी संधियों में जमा हो जाता है और इसके कारण रोगी को कष्ट होता है। इसमें भी यही लग्नम स्वेदम तिक्तम दीपनानि कटुनिचा विरेचनम स्नेहपानम वस्तिश्चाम मारुते सैंदवादेन अनुमासस्य क्षारवस्ति प्रशस्ते आमवाते पंचकोल सिद्धम पाना नमस्ते रूक्षासुदो विघातव्यो बालुका पुटकैस था। इसमें पंचकोल क्वाथ का बड़ा अच्छा रोल है आम वात में, और कैस्टर ऑयल का। इसमें वर्धमान कल्प एरंड तेल का दे सकते हैं। कोई यदि पंचकर्म के लिए तैयार पेशेंट नहीं होता है तो एरंड तेल 5 ml से चालू करें, 100 ml तक बढ़ाएं। आज मान लीजिए आपने 5 ml दिया, फिर कल 10, 15 ऐसा बढ़ाएं। प्रथम 5 दिन या 7 दिन दीपन पाचन औषधि दे करके फिर एरंड तेल का सेवन कल्प विधि से कराएं। इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह 74 ईयर्स की फीमेल है। उनको क्रॉनिक दमा है, 15 वर्ष से है। कफ नहीं निकलता है, सूखा दमा है। चूँकि पुराना दमा है अतः इसमें कफ सूख जाता है, पित्त का अनुबंध ज़्यादा रहता है। ऐसे अवस्था में सर्वेषां ब्रह्मणं ही अल्प्यः शक्यस्य प्रायशो भवेत् नात्यर्थ सपनोपायो मृषो शक्यस्य कर्षणे। इसमें बहुत तीक्ष्ण कर्म नहीं कराना चाहिए। हल्का विरेचन, मृदु विरेचन करा दें। मृदु विरेचन करने के पश्चात निरंतर कफ केतु रस 125 मिलीग्राम, टंकण भस्म 250 मिलीग्राम, श्वास का चिंतामणि 60 मिलीग्राम दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ आप सेवन कराएं। सीतोपलादि चूर्ण 5-5 ग्राम दिन में 3 या 4 बार गर्म पानी के साथ या शहद के साथ सेवन कराएं। एक काढ़ा है जो कि बहुत ही लाभप्रद है। इसमें मुलैठी, गिलोय और वासा, लिसोढ़ा और पटोल पत्र, इनको यौकुट कर ले। यौकुट करने के बाद काढ़े का सेवन कराएं। सोमफांट का पुनः सेवन कराएं। सोमफांट में सोम में इफिड्रीन रहता है, पेशेंट को थोड़ा तत्काल आराम प्राप्त होता है। ज़्यादा तकलीफ हो क्योंकि कफ नहीं निकल रहा है तो वक्ष प्रदेश में तिल तैल और सैंधव नमक मिलाकर थोड़ा गर्म कर लें और वक्ष प्रदेश में अभ्यंग करें। अभ्यंग करने के बाद नाड़ी श्वेद या पत्रपिंड श्वेद करें। इससे कफ ढीला होगा और रोगी को आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा भारंग्यादिक्वाथ 2 चम्मच पानी भोजन के बाद
वासा अवलेह 5 ग्राम दिन में 2 बार, कनकासो 2 चम्मच, 2 चम्मच पानी भोजन के बाद। ऐसी बहुत सारी तमाम दवाइयाँ हैं, उनको भी आप दे सकते हैं, लेकिन पहले मृदु विरेचन जरूर कराएं। इसमें वमन न कराएं क्योंकि वो पहले से ही सूखा कफ है। ऐसी अवस्था में आप हल्का विरेचन करा करके ऐसी औषधियाँ दें जो बहुत ही लेखन न कर पाएँ, ब्राह्मण टाइप की हो, ऐसी औषधियाँ इस पेशेंट में आपको देना चाहिए। डॉक्टर नीरज वर्मा 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट है। इनका सीजन के द्वारा ऑपरेशन हुआ था। उस अवस्था में एनेस्थीसिया के लिए इंजेक्शन लगाया गया था और वो इंजेक्शन जहाँ लगाया गया वहाँ पर बहुत वेदना होती है, कई बार ऐसा होता है। ऐसी अवस्था में वहाँ पर दशांग लेप लगाइए। दशांग लेप 20 ग्राम, 1 चम्मच सरसों तेल, आधा कप पानी, और इसको गाढ़ा होने तक लेप तैयार करें। वो लेप लगाएं, रोजाना शाम को लेप लगाएं। कम से कम 2 घंटा तक धारण करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा उष्ण सेक करते रहें। मेदोहर गुग्गुल आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को दें। इससे निश्चित रूप से रोगी में आराम प्राप्त हो जाएगा। सुनीता साहू, रस औषधियाँ और गूगल क्या पीस कर देना चाहिए, क्या ऐसे टैबलेट ही देना चाहिए? आजकल जितने भी रस औषधियाँ हैं ज़्यादातर टैबलेट में आना प्रारंभ हो गई हैं। जैसे उसकी मात्रा है 125 मिलीग्राम, तो 125 मिलीग्राम की टैबलेट बनना प्रारंभ हो गई है। लेकिन फिर यहाँ पर इसके अनपान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए मैं तो हमेशा जितने भी रस औषधियाँ हैं उनको पीस कर ही देते हैं। पीस करके पुड़ियाँ बना दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर अनपान शहद के साथ है, घृत के साथ है, च्यवनप्राश के साथ भी देते हैं। अनपान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यदि बटी आप दे रहे हैं तो उसमें अनपान कैसे देंगे? अनपान का कोई वहाँ महत्व नहीं है। जहाँ तक गूगल की बात है, गूगल भी डाइजेशन में बड़ा कठिनाई से डाइजेशन होता है, इसलिए यदि उसमें भी कुछ दड़ोड़ करके उसको दें तो अच्छा। नहीं तो कई बार गूगल जो है जैसा का तैसा मल प्रवृत्ति के साथ बाहर निकल जाता है, तो उसके 3-4 टुकड़े करके आप दें। लेकिन रस औषधियों को तो बारीक पीसना चाहिए और बाकायदा पुड़ियाँ बना दें, और फिर शहद के साथ इसका सेवन आपको कराना चाहिए। इतने ही प्रश्न थे आज मेरे पास। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर उषा तबानी, डॉक्टर आशा तंदेल जी, डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर वंदना पाठक, डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर सुनील रातौरी, डॉक्टर विजय यादव, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, रचना जायसवाल, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर अतिथि त्रिपाठी, डॉक्टर राज अग्रवाल, डॉक्टर कृष्णा सागर, डॉक्टर रूपाली देशमुख, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर चंद्रकला पीजी, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर KN गंगवार जी, डॉक्टर बलविंदर सिंह, डॉक्टर नरेश ढंड जी, योगेश महाजन जी, डॉक्टर विकास चौधरी जी, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर जी, सुनील कुमार जी, हेमलता जी S, मंजूश्री साहू जी, सुनीता साहू जी, डॉक्टर शलोनी गुप्ता, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर माधव मिश्रा, डॉक्टर मनीष खरे, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर संजय जी, आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जोशी जी, मनदीप कौर जी और डॉक्टर माधव मिश्रा जी, ये हमारे साथ
हमारे चिकित्सक जुड़े थे, उनका सादर अभिनंदन। अब आइए आज थोड़ा से पैंक्रियाटिस के पहले पैंक्रियाज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पैंक्रियाज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है हमारे पाचन संस्थान के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, रक्त शर्करा के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथि है, शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण उभयस्रावी ग्रंथि है। उभयस्रावी का मतलब है एक्सोक्राइन जूसेस और एंडोक्राइन हार्मोन्स, ये दोनों प्रकार की स्रावी है। उभयस्रावी इसलिए बोलते हैं। एक्सोक्राइन के रूप में जो सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूटम में पेप्टिक जो हेपेटिक डक्ट है वो खुलती है, इसके द्वारा तमाम पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम्स स्रावित होते हैं, इसीलिए इसको एक्सोक्राइन कहा है। एंडोक्राइन ये इंसुलिन, मुख्य रूप से इंसुलिन को उत्पादित करती है, बहुत महत्वपूर्ण है इंसुलिन शरीर के लिए, इसीलिए इसको उभयस्रावी कहा है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्रंथि। यहाँ पर एंडोक्राइनल कार्यों का विवरण अपेक्षित है। एंडोक्राइन का कार्य क्या है? अग्नाशय की सामान्य लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर है और इसका वेट है 90 ग्राम। इसके 3 भाग होते हैं पैंक्रियाज के, हेड, बॉडी और टेल। अग्नाशय का वह भाग जो हार्मोन्स का निर्माण या स्राव करता है, उसका कुल भाग 1 अथवा 1.5 ग्राम्स का होता है तथा यह मुख्यतः अग्नाशय के टेल पूंछ भाग में स्थित होता है। यानी जो हार्मोन्स का निर्माण और स्रवण होता है वो पैंक्रियाज के टेल, जैसे मैंने बताया 3 भाग होते हैं इसके, हेड, बॉडी और टेल। टेल में स्थित होते हैं, वहीं से हार्मोन्स का स्राव उत्पन्न होता है। अन्य ग्रंथियों की तरह ये जो एंडोक्राइनल जो स्राव है, इंसुलिन है, वो सीधा रक्त में मिलता है, इसलिए डक्टलेस ग्लैंड है, इसमें कोई डक्ट इसमें नहीं होती, सीधा रक्त में हार्मोन मिलता है। इस हार्मोन के प्रमुख कार्य क्या हैं वो समझ लें। प्रमुख कार्य हैं अग्नाशय के जो लैंगरहैंस नामक द्वीप समूह है, आप सब जानते हैं लैंगरहैंस नामक द्वीप समूह में मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं लैंगरहैंस में, जो कि अलग अलग निम्नानुसार कार्य करते हैं। इस लैंगरहैंस सेल्स में 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। पहला है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स, इनकी संख्या लगभग 70%, सबसे अधिक मात्रा में बीटा सेल होते हैं 70%, और इन सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न हो जाता है। जैसा आप जानते हैं इंसुलिन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन का उत्पादन होता है। इंसुलिन की मात्रा जब कम होती है तभी मधुमेह रोग की उत्पत्ति होती है, जैसा आपको जानकारी है। दूसरे सेल है अल्फा सेल्स, इनको ए सेल्स भी कहा जाता है। ये सेल्स 20% होते हैं, यानी समझ लीजिए 70% बीटा सेल, अल्फा सेल 20% ही होते हैं। इनसे ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव होता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव होता है, यह रक्तगत शर्करा में वृद्धि करता है। तीसरे सेल होते हैं लैंगरहैंस में, जिसको बोलते हैं डेंटा सेल्स, डी सेल्स। ये सेल लगभग 5 से 10% ही होते हैं। आप सोच लीजिए 70% सबसे ज़्यादा बीटा सेल्स होते हैं, फिर 20% अल्फा सेल होते हैं, और जो डेल्टा सेल्स हैं वो लगभग 5 to 10% तक ही होते हैं।
इनसे सोमेटोस्टेनिन, इन सेल से सोमेटोस्टेनिक नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन इंसुलिन एवं ग्लूकेगॉन हार्मोन के स्राव को कम करता है। याद रखिए, जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है वह बड़ा इम्पॉर्टेंट हार्मोन शरीर में होता है। चौथे सेल होते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कोशिकाएं। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कोशिकाएं ये लगभग 1 से 2% तक ही होती हैं। इस हार्मोन का इंटेस्टाइनल की क्रियाओं पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका इंसुलिन से या शुगर से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के सेल्स पैंक्रियाज में होते हैं। इनमें मुख्य इंसुलिन ही है। जैसा कि आप जानते हैं, भोजन के बाद जब पचन होकर के विभिन्न शर्कराओं के रूप में यकृत से होते हुए रक्त में मिश्रित होता है, तब इंसुलिन के कारण रक्तगत शर्करा का दहन, पाचन, संचय होता है। यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो ब्लड शुगर की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। इसे ही हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। वृक्क द्वारा, किडनी द्वारा जब पुनः शर्करा का अवशोषण नहीं होता तो यह ब्लड शुगर मूत्र में स्रावित होने लगता है, जिससे मधुमेह रोग की उत्पत्ति होती है। ब्लड शुगर को शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। इससे मूत्र का निष्कासन बढ़ जाता है और पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हंगर, वीकनेस जैसे लक्षण मिलते हैं, जो कि मधुमेह के लक्षण हैं। कहने का तात्पर्य है, इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह की उत्पत्ति होती है। अब आइए, पैंक्रियाटाइटिस हो जाए, पैंक्रियाज में स्वेलिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो मेन कारण है गाल ब्लैडर स्टोन और पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन। इनके कारण इन्फ्लेमेशन पैंक्रियाज में हो जाता है। बहुत ही भयंकर व्याधि है। पेशेंट को उल्टी होना, शरीर में सूजन आना, भूख नहीं लगना और भयंकर वेदना होना, ये लक्षण होते हैं। और इसका इलाज बहुत शीघ्र ही हमको करना पड़ता है। इसके लिए जो अनुभूत चिकित्सा है उसमें भूमि आंवला का क्वाथ 20 ml और 20 ml पानी भोजन के बाद देना है। दूसरा, रोहित का रिष्ट 2 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। इसके अलावा स्वर्ण सूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, यकृत प्लीहारी लौह 250 मिलीग्राम, ये एक पुड़िया दिन में 2 बार पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी और लिव 52 DS 2 गोली दिन में 2 बार, ये लगातार यदि पेशेंट को देते हैं तो निश्चित है इन्फ्लेमेशन जो पैंक्रियाज में हो गया है उसमें आराम प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इंसुलिन की मात्रा भी कम हो जाती है, डायबिटीज़ बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है वो हमको करना चाहिए। यदि पेशेंट थोड़ा बलवान है, वमन को सह सकता है तो शोधन करा दें, और यदि कृष्ण व्यक्ति है तो उसमें संशमन चिकित्सा करें। स्थूला प्रमेही बलवान है का कृशस्तयिका परिदुर्बलस्यो संब्रह्मणम तत्व कृष्ण कारम संशोधन दोष बलाधिकस्यो। और इसके अलावा फिर बसंत कुसुमाकर रस 125 मिलीग्राम, त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम, स्लज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम दिन में 2 मात्राएं या 3 मात्राएं गर्म पानी के साथ या दूध के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा अनेक औषधियाँ बाजार में उपलब्ध हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रमेहग्न वस्ती में हमेशा बताता हूँ, इसका जरूर प्रयोग करें। इसमें 5 चीज़ें होती हैं, ज़्यादा इसमें कुछ परेशानी नहीं है। आप मेरी किताब में इसका उल्लेख है, वो देख सकते हैं। अन्यथा चरक में सिद्धि स्थान 8
श्लोक नंबर 8, वहाँ पर प्रमेह अग्निवस्ती दे सकते हैं, इसका प्रयोग करें। एक मैंने अनुभूत योग आपको बताया था पलाश पुष्प का। पलाश पुष्प चूर्ण बना लें और इसको क्रमशः निम्बपत्र, बिल्वपत्र और करेला से 3-3 बार संस्कारित करें और इसकी आधा चम्मच से 1 चम्मच की मात्रा पेशेंट के लिए सफिशिएंट है। जब तक ये नहीं बना पाते हैं तब तक पलाश पुष्प का डिकॉक्शन काढ़ा बनाकर ही पेशेंट का सेवन कराएं। इससे रोगी को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसमें निदान परिवर्जन का बड़ा महत्व है। खाने में तली मली चीज़ें, बेसन, मैदा, मसाले बिल्कुल नहीं लेना है। दूध, दलिया, रोटी, दूध, खिचड़ी आदि का सेवन ही निरंतर करना है। हल्का भोजन करना है। तीक्ष्ण भोजन करने से ये रोग बहुत बढ़ जाता है और ये बाद में असाध्य श्रेणी में हो जाता है। कई बार पैंक्रियाज का ऑपरेशन भी कराना पड़ जाता है और इसकी वजह से फिर अन्य व्याधियाँ व्यक्ति में पैदा होने लगती हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से पैंक्रियाज की रक्षा हमको करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।